पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर अगर किसी ने ऑनलाइन कारोबार लॉन्च करना हो या कोई ब्रांड लोकल भी और ऑनलाइन भी करना हो, तो उसकी सारी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। आज के गेस्ट हैं टेलीमार्ट के अहमद रऊफ ईसा साहब। मुझे एक ब्रांड स्टार्ट करना है जो सिर्फ ऑनलाइन सेल करेगा। ये एक ब्रांड होगा कॉस्मेटिक्स का। मैं कहाँ से आगाज़ करूँ, कैसे करूँ? बचपन से सुना है, हम सबको एक चीज सिखा दी गई है कि बिजनेस इज रिस्क टेकिंग। बिजनेस इज नॉट रिस्क टेकिंग, बिजनेस इज कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग। ब्रांड होता क्या है? ब्रांड इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन और एन इमेज जो कस्टमर के यहाँ पे आपने बिल्ड कर दिया है। ब्रांडिंग का आगाज उसके नाम से होता है। आज हम अब बच्चा है, अब बच्चा पैदा होने वाला है, 9 महीने पहले से सोच रहे हो तो उसका नाम क्या होगा। सही है, तो बस बिजनेस भी तो आपका बच्चा है ना। आप उसके नाम पे थोड़ी सी तो मेहनत करें। आप नाम अच्छा रखें क्योंकि वो तो आपकी पहचान है। नाम अच्छा रखें, फिर उसको प्रोटेक्ट करें, ट्रेडमार्क कॉपीराइट लें। इसके बाद जाके आप उस नाम के आसपास एक ऑरा बिल्ड करते हैं, वो ब्रांडिंग है। मैं कब समझूं कि मेरी ब्रांडिंग हो गई है उतनी, जिससे मैं समझूं मेरा ब्रांड लॉन्च हो गया है। ब्रांड इज नेवर एंडिंग। आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि मैंने एक चीज अचीव कर ली और मैंने बहुत अच्छा कर लिया है, अब मैं इसको एट होल्ड कर देता हूं। कितने बजट से एक ब्रांड लॉन्च करना पॉसिबल है? अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब दोस्त ठीक-ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि पाकिस्तान का टोटल जो बिज़नेस होता है, पाकिस्तान जो बाहर से पैसे कमाता है, इसका आधा बिज़नेस सिर्फ़ कराची करता है। कराची के लोग इतना कारोबार जानते हैं, वहाँ का बच्चा-बच्चा कारोबार वाले माइंडसेट वाला है, तो बड़ों का क्या हाल होगा। आज हमारे एक गेस्ट हैं, जो एक बड़ी ब्रांड के मालिक हैं। कई और ब्रांड्स के सर पे दस्ते-ए-शफ़क़त उनका है। आप ऐसे कई ब्रांड्स के नाम जानते हैं, लेकिन हम यहाँ पे नाम नहीं लेंगे क्योंकि फ़िलहाल बिलावजह उनकी मशहूरी ना हो। लेकिन जिनको मिलवाना चाहता हूँ आपसे, उनकी एक्सपर्टीज़, उनकी बातें सुन के आपको अंदाज़ा होगा कि वो किस तरह से बड़ी ब्रांड्स लॉन्च करते हैं। कैसे ई-कॉमर्स का सहारा लेकर यहाँ पे कई लोगों के बिज़नेस चलाते हैं। उनकी एजेंसी है जो ये सर्विसेज़ फ़राहम करती है और उनकी एक्सपर्टीज़ है कि पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर अगर किसी ने ऑनलाइन कारोबार लॉन्च करना हो या कोई ब्रांड लोकल भी और ऑनलाइन भी करना हो, तो उसकी सारी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। आज के गेस्ट हैं टेलीमार्ट के मालिक और आजकल वो सीईओ नहीं हैं, अहमद रऊफ ईसा साहब। तो मुझे बड़ी खुशी है आज उनसे मिलके, मैं खुद आपके साथ मिलके उनसे बिज़नेस सीखूँगा। अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो में तशरीफ़ लेके आने का। कराची से यहाँ पे आने का आपको तकलीफ़ भी हुई होगी। नहीं, नहीं, तकलीफ तो नहीं है। बाय रोड है तो शायद फिर है। अहमद भाई, आज हम बातें करेंगे ऐसे वाली जिसमें आप हमारी ऑडियंस को सिखाएँगे कि वो अगर ये काम करना चाहें तो कैसे करें। आप एक उस्ताद भी हैं, आप एक बिज़नेसमैन भी हैं, तो आपसे बढ़ के अच्छी बातें बिज़नेस की कौन कर सकता है? तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा-सा अपना तारुफ़ करवा दीजिए, कर क्या रहे हैं? अगर मैं आपको अपना एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन दे दूँ कि दरिया को जो है ना मैं कूज़े में बंद कर दूँ अगर, तो मैं पिछले तकरीबन 14-15 साल से काम कर रहा हूँ। छोटी उम्र में काम स्टार्ट कर दिया। एक फैमिली में एक थी सिनेरियो था कि जहाँ पे मुझे काम करना पड़ा। अल्लाह का करना ऐसा है कि जो चीज़ ट्राई की, बहुत मेहनत ही हुई, ज़ाहिर-सी बात है। कुछ बहुत सारी चीज़ें फ्लॉप भी हुई हमारी। अल्लाह का शुक्र है एक चीज़ स्टार्ट की अर्ली एज में, वो थी टेलीमार्ट। वो अल्लाह का शुक्र है एक टाइम तक अच्छा स्केल हुआ, रिटेल भी अच्छा चला। आज भी माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहा है। ज़ीरो से स्टार्ट किया, आज माशाल्लाह पाकिस्तान की दूसरी बड़ी मार्केट प्लेस है आफ्टर दराज़। रिटेल में पाकिस्तान का सबसे बड़ा टेक रिटेल कंपनी है, जहाँ हमारे 40 स्टोर है, 27 शहरों में माशाल्लाह पाकिस्तान का, वो ग्रो किया जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अदर देन अगर बिज़नेस कहूँ तो मेरी एक रिकॉग्निशन है तो अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि 12 ग्लोबल अवार्ड मिले मुझे। मैं पहला पाकिस्तानी बना जिसको 12 ग्लोबल अवार्ड मिला। एंड मैं 34 ऐसे ग्लोबल अवार्ड्स हैं जिनका जूरी मेंबर हूँ करंटली। अभी स्टार्टअप वर्ल्ड कप होने जा रहा है तो उसका मैं ग्लोबल मेंटोर हूँ। मैं राइजिंग स्टार रहा हूँ बाय द वर्ल्ड रिटेल कांग्रेस, जो कि दुनिया की बड़ी सबसे बड़ी रिटेल बॉडी है। फोर्ब्स 30 अंडर 30 में अल्लाह का शुक्र है वहाँ आ चुका हूँ। तो अल्लाह ने जो है वो बड़ा जो है वो पुश किया है कि भाई हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो हम करते रहें, चीज़ें ट्राई करते रहें और अल्लाह का सपोर्ट रहा है, लोगों का सपोर्ट रहा है, लोगों ने, माँ-बाप ने बड़ा सपोर्ट किया माशाल्लाह। तो अल्लाह का शुक्र है एक टाइम तक एक ब्रांड चलाया था, आज माशाल्लाह करंटली
50 प्लस ब्रांड है जो मैं रन करता हूँ, जिसमें से मेजर ब्रांड्स मेरे वो हैं जो मैं इक्विटी ओरिएंटेड चला रहा हूँ, कि जहाँ पे मैं इतने सारे ब्रांड्स का इक्विटी पार्टनर हूँ, हर तरह का ब्रांड, हर नौइयत का ब्रांड। अल्लाह का शुक्र है कि मैं मैक्सिमम तरह की जो इंडस्ट्रियाँ हैं, जितनी इंडस्ट्रियाँ हैं, वो सारी इंडस्ट्रीज समझता हूँ, चाहे वो टेक इंडस्ट्री हो, चाहे वो सर्विस बेस्ड SaaS बेस्ड मॉडल है, इस तरह के प्रोडक्ट लेवल बिजनेसेस हैं, तो अगर फैशन है, टेक है, फुटवेयर है, वो जो भी आप जिस कैटेगरी में जाना चाहते हैं, इवन आप हेल्थ केयर में जाना चाहें, एग्रीकल्चर में जाना चाहें, तो अल्लाह का शुक्र है इंडस्ट्री समझता हूँ। उसका रीज़न है हर इंडस्ट्री में मेरे कोई ना कोई ब्रांच है कि जो मैं चला रहा होता हूँ। तो नेवर एंडिंग वो प्रोसेस है लर्निंग का, मतलब एक वो होता है ना लर्निंग कर्व, कि यार आप लर्निंग के बाद एक मेजॉरिटी पे जाते हैं, फिर डिक्लाइन पे जाता है। तो आई मेक श्योर कि मैं मैच्योरिटी तक जब पहुँचने लगूँ तो मैं कुछ और नया लर्न कर लूँ, ताकि वो मेरे मैच्योरिटी से डिक्लाइन पे कभी भी ना जाऊँ। तो हर दफ़ा कोई नई इंडस्ट्री सीखते भी, मैं आपको बता रहा था इससे पहले भी, एक नई इंडस्ट्री आई मेरे पास आज, कि यार ये सीखना है, तो मतलब अच्छा है यार, मज़ा आएगा कराची जाके इस बात पे काम करते हुए सीखना शुरू करेंगे। अलग-अलग बिज़नेस से मुंसलिक होने की वजह से अल्लाह का शुक्र है जो बिज़नेस एक्यूमेंट था और जिसको हमने राइटली बिल्ड करने की कोशिश की, वो क्यों दुनिया से सीखते हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, कुछ लोगों को बुरी भी लगती है, कि हमारा मुल्क दुनिया से पीछे है। जिसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट और ओनली बेनिफिट मुझे लगता है जो ये है, वो है कि हम दुनिया से सीख सकते हैं। उनकी अच्छाई से, उनकी बुराई से, सक्सेस स्टोरी से, उनके फेलियर से। और मैं शायद उसकी जीती-जाती मिसाल हूँ, मैं पूरा दिन बैठ के ब्रांड्स पढ़ता हूँ। हर तरह का, चाहे वो हमारे पड़ोसी देश में हो, इंडिया में हो, चाहे वो यूएई में हो, आजकल सऊदी अरब बहुत बूमिंग है। तो हम वो सारी इंडस्ट्रीज़ को, सारे ब्रांड्स को पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं उस तरह की चीज़ पाकिस्तान में की जाए, ताकि डे एंड पे ज़ाहिर है हम सब पाकिस्तानी हैं, तो हम इसको ग्रो करें। ज़बरदस्त। अच्छा, फिर आगाज़ करते हैं इस बात से कि सबसे पहले लोग जो ये देख रहे हैं वो जाने ब्रांड होता क्या है? इसकी डेफ़िनेशन क्या है? देखिए, ब्रांड को अगर मैं बड़े आसान अल्फाज़ों में समझाऊँ ना, इट्स द परसीव्ड वैल्यू ऑफ योर कंपनी इन द कस्टमर्स माइंड। परसीव्ड वैल्यू है कि आपने किस तरह उसको दिखाया और उसने क्या सोचा आपके बारे में। जैसे मैं कुछ ब्रांड चलाता हूँ जिनके बारे में कस्टमर्स ये सोचते हैं, यार ये तो बहुत बड़ी कोई गेम खेल और तबाही फेरी हुई है, क्योंकि उसका इमेज उस तरह बिल्ड किया गया। सही, तो ब्रांड इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन और एन इमेज जो कस्टमर के यहाँ पे आपने बिल्ड कर दिया है, उसमें आप भी ब्रांड है। क्योंकि देखिए ब्रांडिंग में बहुत सारी चीजें शामिल है। हमारे यहाँ लोग एक चीज को बहुत बुरी तरह स्किप करते हैं, उस पर वो नजर का एलिमेंट भी डाल देते हैं, बहुत सारे एलिमेंट डाल देते हैं, मैं नहीं दिखूंगा यार, मैं नहीं दिखूंगा। देखिए आप, आज दुनिया उस तरह की है, अगर आप इलॉन मस्क है, आप उसको ब्रांड मानते हैं, इलॉन मस्क आज कहता है ये होगा तो ये होगा, मैं वही चाहता हूँ तो कि इस पर नज़र नहीं लगती। हाँ, उससे नहीं लगती। देखिए, एक चीज़ आप सही कर रहे हैं ना और अपनी सही चीज़ों को दिखा भी रहे हैं अगर लोगों को, तो देखिए अल्लाह की ज़ात इस तरह की है कि अल्लाह आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि अगर आप सही काम कर रहे हैं तो। सही, ऐसा नहीं होता कि अल्लाह किसी के साथ आप सही काम कर रहे हैं, राइट डायरेक्शन में, इस्लामी एतबार से, दुनियावी एतबार से अच्छी चीज़ कर रहे हैं और आपकी चीज़ें बुरी होना शुरू हो जाएगी। नज़र एक रियलिटी है, वी डू अंडरस्टैंड दिस, लेकिन अगर आप उस डर से छुपना शुरू कर देंगे और दुनिया को नहीं बताएँगे मैं अच्छा, क्योंकि देखिए आप देखें, मैं अगर अच्छा दिख रहा हूँ, मैं अच्छे काम कर रहा हूँ, मेरी सोशल प्रोफाइल्स अच्छी दिख रही हैं, मेरी सोशल लाइफ़ अच्छी दिख रही है, वो सारी चीज़ें मेरे ब्रांड को भी कॉम्प्लीमेंट करती हैं। यानी खुशबू को फैलना चाहिए वरना खुशबू का पता ही नहीं होगा, उसका कोई वजूद नहीं है। आज बहुत सारे बड़े-बड़े ब्रांड्स हैं पाकिस्तान के, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हम उनके पीछे के लोगों को नहीं जानते। वो कहाँ दिख रहे हैं, वो कौन लोग हैं जो अरबों-खरबों रुपए का बिज़नेस कर रहे हैं, लेकिन वो दिख ही नहीं रहे कहीं भी। तो वो चीज़ नेसेसिटी है आज। ब्रांड का भी ये आज जो दुनिया है, जो हमारे यहाँ माशाल्लाह ख़ासकर ई-कॉमर्स वर्ल्ड में, लोगों को लग रहा है परफॉर्मेंस मार्केटिंग इज़ एवरीथिंग। ब्रांडिंग कुछ भी नहीं है। वही लोग हमसे मिलते हैं, कहते हैं, "सर माशाल्लाह टेलीमार्ट, सर माशाल्लाह क्या नाम है।" तो उस नाम पे मेहनत की है ना, आप उस नाम की तरह बनाना चाहें, तो ब्रांडिंग का आगाज़ उसके नाम से होता है। आज हम, अब बच्चा है, अब बच्चा पैदा होने वाला है, 9 महीने पहले से सोच रहे हो तो उसका नाम क्या होगा? सही है, तो बस बिज़नेस भी तो आपका बच्चा है ना, आप उसके नाम पे थोड़ी-सी तो मेहनत करें। आप नाम अच्छा रखें, क्योंकि वो तो आपकी पहचान है। नाम अच्छा रखें, फिर उसको प्रोटेक्ट करें, ट्रेडमार्क कॉपीराइट लें। इसके बाद जाके आप उस नाम के आस-पास एक ऑरा बिल्ड करते हैं। वो ब्रांडिंग है, कि वो ऑरा आप दिखाना किस, आप क्या चाहते हैं कि मुझे कोई किस तरह देखे। सही है, जैसे हम अपनी बॉडी को देखते हैं, यार मैं कपड़े इस तरह के पहनूँ कि लोग मेरे बारे में ये सोचें। तो ब्रांड भी यही चीज़ है, कि आप ये कह रहे हैं कि मैं ब्रांड को ऐसा दिखाऊँ कि मेरे ब्रांड के बारे में ऐसा सोचे। तो ब्रांडिंग अगर आसान अल्फाज है तो वो यही है, कि भाई आप लोगों के दिमाग में क्या एक रिफ्लेक्शन चाहते हैं, कि लोग जब आपके ब्रांड के बारे, नाम के बारे में बात करें ना, उसके ब्रांड के, तो वो बोले अच्छा ये है। सही, जैसे मैंने एक टाइम पे, मैं अगर आपको अपने बारे में बताऊँ, टेलीमार्ट स्टार्ट किया तो
मैंने महँगे-महँगे प्रोडक्ट्स लगाना शुरू किए, सही है? महँगे-महँगे आईफ़ोन्स, महँगी-महँगी चीज़ें सोशल मीडिया पे लगाना शुरू की। एंड एवरीबॉडी वाज़ लाइक ये खरीदेगा थोड़ी कोई ऑनलाइन यार। हम कब पुरानी 2012-13 की बात कर रहा हूँ। वो लोग खरीदेंगे थोड़ी यार। मतलब भाई खरीदन बेचना नहीं है। मकसद दिखाना है कि देखो मेरे पास प्रीमियम चीज़ें होती हैं। मैंने एक टाइम पे एक कैटेगरी लॉन्च की दैट वाज़ गोल्ड प्लेटेड आईफ़ोन्स। अच्छा। 2014 में लॉन्च की मैंने वो। और मैंने उसकी तस्वीर वगैरह लगाई, लोगों ने बोला कौन खरीदेगा गोल्ड प्लेटेड आईफ़ोन? मैंने इतना गोल्ड प्लेटेड आईफ़ोन बेचा कोई सोच नहीं सकता। आपके एमएनएज़, एमपीएज़, आई हैव सर्व्ड टू प्रेज़िडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, एवरी मतलब एवरी मेजर बिज़नेस टाइकून इन द कंट्री। सही है? जो हाउसिंग स्कीम चला रहे हैं, कोई कुछ चला, सबको मैंने कैटर किया। और वो चीज़ मुझे इतना बेनिफिट दी क्यों? क्योंकि लोगों ने बोला यार इतनी प्रीमियम चीज़ें बेचता है, इसका मतलब है इस पे मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ। और फिर मैं वही ट्रस्ट को मैंने दिखाना शुरू किया। जैसे एक टाइम पे ई-कॉमर्स उस टाइम पे लोग तस्वीरें लगाते थे। गूगल से बनाया ग्राफिक डिज़ाइनर बना के लगा दिया। मैं प्रोडक्ट के लाइव शूट लगाता था। कि यार देखो मेरे पास वाक़ई है। मैंने कैमरा ले लिया था स्टार्ट में, खुद फ़ोटोग्राफ़ी करता था। कि यार देखो ये पिक्चर मेरे पास है। ये जो आईफ़ोन बन के जा रहा है देखो ये ऐसा बन के जा रहा है एक नया गोल्ड प्लेटेड। तो उससे बेनिफिट ये हुआ फिर उसमें बड़े-बड़े बिज़नेस टाइकून्स के नाम, सही है, उनके लोगोज़, उनकी चीज़ें। तो लोगों ने बोला यार दुनिया इन पे ट्रस्ट करती है। तो वो जो ट्रस्ट एलिमेंट है वो मेरे ब्रांड को एक प्लस पॉइंट देता गया। और फिर आहिस्ता-आहिस्ता करते-करते माशाल्लाह एक ऐसा ब्रांड नेम बना कि लोगों ने अब मैं जानता हूँ कुछ लोगों को जो शायद टेलीमार्ट से अच्छी सेल करते हैं। लेकिन वही लोग मेरे पास आके कहते हैं सर क्या ब्रांड बनाया आपने, ठीक है? क्यों? मैंने ब्रांड पे काम किया। तो आपने एज़ अ बिज़नेस ब्रांड बनाने के ब्रांड पे क्योंकि देखिए ब्रांड इज़ अ लेगेसी, सही है? आज आपने जैसे स्टार्ट में इंट्रोडक्शन में बोला कि आई एम नॉट पार्ट ऑफ टेलीमार्ट एक्टिवली, सही है? मैं एक्टिवली नहीं देखता, मैं उसके बोर्ड पे हूँ, ज़ाहिर-सी बात है मैं मेरा इक्विटी इम्पैक्ट है। लेकिन मेरा छोटा भाई हमज़ा, मैंने उसको बोला यार अब आप देख ले, सही है? अब वो चीज़ जब तक चलती रहेगी, वो ब्रांड जब तक चलता रहेगा, तो वो लेगेसी मेरी रहेगी कि यार हाँ यार, अहमद का नाम इस ब्रांड के साथ जुड़ा हुआ है ये चीज़ें। तो ब्रांड हमेशा लेगेसी ड्रिवन चीज़ें होती हैं। गोरों में आप अगर वेस्ट वर्ल्ड में देखें तो 100-100 साल, 200-200 साल से ब्रांड्स चल रहे हैं। सॉलिड है। पाकिस्तान में 2, 3, 4, 5 साल, 10 साल। अब कौन-सा ऐसा ब्रांड है जो आपको दिखता है जो 15 साल क्रॉस करके हो? कोई भी ऐसे ब्रांड्स नहीं है। ना होने के बराबर ब्रांड्स हैं। वो खासकर वो भी हैं भी अगर तो फैशन में। तो ब्रांड इज़ अ पर्सोना, इट्स एन ऑरा जो आप क्रिएट कर रहे हैं लोगों के लिए सिर्फ़, कि लोग मेरे बारे में ये सोचें। अच्छा, मुझे एक ब्रांड स्टार्ट करना है जो सिर्फ़ ऑनलाइन सेल करेगा, ये एक ब्रांड होगा कॉस्मेटिक्स का। इसमें मैं 7 से 8 के प्रोडक्ट स्टार्ट करूँ। मैं कहाँ से आगाज़ करूँ और कौन-कौन से इसके एस्पेक्ट्स हैं जिनको लुक आफ्टर करूँ? फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी सोर्सिंग, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कुछ भी कैसे करूँ? अच्छा, आपने जो कैटेगरी अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सेलेक्ट की, मैं हमेशा इस तरह देखता हूँ, 2 मेजर ऑडियंसेज़ हैं, वन इज़ मेन, वन इज़ वुमेन एंड वन कैन बी यूनिसेक्स प्रोडक्ट, सही है। मेन कैटेगरी इज़ वेरी ईज़ी टू हैंडल, सही है? एंड वो कम पैसों में बन जाता है। वुमेन सेंट्रिक ब्रांड हमेशा महँगा बनता है। अब उसके पीछे की रीज़निंग देखिए, मैं जब भी ब्रांड बनाने की सोचता हूँ, मैं कोई भी या मैं कोई ब्रांड के बारे में सोचता हूँ, तो मेरी एक पहली चीज़ होती है, मैं उसके कस्टमर सेगमेंट को देखना चाहता हूँ, कि वो किस तरह एक्ट करता है। उसके परचेज़िंग पैटर्न्स क्या हैं, वो किस तरह सोचता है, उसका पूरा मैकेनिज़्म क्या है सोचने का, कि यार मैं कोई चीज़ ले रहा हूँ, तो क्यों ले रहा हूँ? कितने की ले सकता हूँ मैं, क्यों? अब जो मैंने आपको बोला वुमेन सेंट्रिक ब्रांड्स महँगे बनते हैं, उसके पीछे ये रीज़निंग देता हूँ। और बड़ी रियलिटी ओरिएंटेड मैं बातें करता हूँ। मैं नॉर्मली बड़ी वो वाली नहीं करूँगा कि यार जो है ना जो बोर्ड वगैरह चाशनी में मैं आपको बातें दूँ। रियलिटी बताऊँगा ये होता है, ये नहीं होता है। वुमेन सेटिंग ब्रांड इसलिए महँगा होता है, देखिए वुमेन जितनी औरतें हैं नॉर्मली हमारे माशरे में, वो ब्रांड्स कैरी करती हैं। आदमी ब्रांड्स कैरी नहीं करता। सही है? मैंने अक्सर ये बोला भी है, कहीं होगा भी ऑन प वो रिकॉर्ड, मैं आपको वापस बताता हूँ, सही है आपके ऑडियंस के लिए। औरतें ब्रांड्स इसलिए पहनती हैं और इसलिए कैरी करती हैं, उसकी 2 मेजर रीज़न्स हैं। वन इज़ हमारे माशरे में आज औरतें जो हैं वो कमाती नहीं हैं। व्हिच मीन्स कि जो पैसा वो स्पेंड कर रही हैं या तो शौहर का है, या बाप का है, या भाई का है, या बेटे का है। इसका मतलब ये होता है कि जब आपका अपना पैसा नहीं है, आप ओवर स्पेंड करेंगे। सही है? तो आप ब्रांड्स प्रेफ़र कर रहे हैं। और दूसरा जो मेजर रीज़न है, मेजर रीज़न, वो ये होता है कि आप अगर किसी 2 औरतें आपस में मिलती हैं, जैसे अब हम लोग मिले, हमने एक-दूसरे को अभी तक कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया है, अच्छे लग रहे हो, बुरे लग रहे हो। औरतें जब मिलती हैं ना, तो पहली चीज़ वो ये बोलती हैं, एक साइकी है जो मैंने नोटिस किया है। पहली चीज़ ये आके मिलेगी, कैसी हो, अच्छी लग रही हो, क्या पहना है? हुँ। ये हमेशा एक क्वेश्चन होगा। अब जिससे पूछा है ना सवाल, उसको रिवर्ट बैक करने के लिए एक ब्रांड पहनना ज़रूरी है, ताकि वो ब्रांड बता सके। हुँ, हुँ। जो पूछ रही है असल में वो कह रही है कि बेटी भी देखो, मैंने क्या पहना हुआ है। बिल्कुल। और को दोनों आपस में ब्रांड कन्वर्सेशन कर रही हैं।
आप नॉर्मली नोट कीजिएगा, वो बड़ा ब्रांड ओरिएंटेड कन्वर्सेशन होती है। क्या पहना है? अच्छा ये कितने का लिया? बैग अच्छा लग रहा है, ये कौन से ब्रांड का है? वो जब ब्रांड अगर उसने पहना नहीं होगा, तो बताते हुए शर्माएगी। इसीलिए औरतों के केस में रेप्लिकास बिक रहे हैं। लॉन का रेप्लिका बिक रहा है। सही है, लॉन का भी रेप्लिका चाहिए क्योंकि वो बता सके कि मैंने कार्डी पहना है। हुँ। तो ये एक अब उसके लिए ज़ाहिर-सी बात है आपको ब्रांड होना ज़रूरी है कि औरत आपकी चीज़ यूज़ करे। अब हम आते हैं आपके कॉस्मेटिक पे। ये तो मैंने आपको एक बेस लेवल बात बता दी कि औरतों के ब्रांड में ज़रूरी है। सही है? अब जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है फॉर एग्ज़ाम्पल, वो कॉस्मेटिक उसने फेस पे लगाना है फॉर एग्ज़ाम्पल, स्किन रूटीन में, स्किन केयर रूटीन में उसको डाल देना है। औरतें बड़ी एक तो चीज़ अच्छी यूज़ करना चाहती हैं, दूसरा सजेस्टेड चीज़ों पे जाती है। अच्छा, अब हम आते हैं इंडस्ट्री पे कि अगर हम इंडस्ट्री स्पेसिफिक, जैसे आपने बोला कि मुझे स्किन केयर या कॉस्मेटिक ब्रांड बनाना है। देखिए, स्किन केयर और कॉस्मेटिक ब्रांड औरत जो है ना वो यूज़ करेगी अपने फेस पे, अपनी स्किन पे। नॉर्मली फीमेल्स जो है ना, एक तो ये कि ब्रांड प्रेफर करती हैं, दूसरी चीज़ उनकी जो प्रेफरेंस होती है ना, वो नॉर्मली बड़ी डिपेंडेंट होती है किसी और के एक्सपीरियंस पे, कि उसने बोला या उसने यूज़ किया वो मैं यूज़ कर लूँ। सही है? अब इसका जानने का तरीका क्या होता है? मैं अगर आपको आसान कर दूँ बिल्कुल ब्रांड को क्या बनाना है, पहले तो आप ये चेक करते हैं कि देखें इस वक्त करंटली एग्जिस्टिंग ब्रांड्स एक मार्केट में कितने हैं। अगर आपने बोला जैसे कॉस्मेटिक ब्रांड है, आपने बोला यार भाई कॉस्मेटिक के इतने सारे ब्रांड है, मसरत मिसबा भी है, क्रिस्टीन भी है, ग्लैमरस, ये पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं। फिर इंटरनेशनल ब्रांड भी आ रहे हैं बाहर से। उनके प्राइस पॉइंट किस तरह के हैं, उनमें क्या बिकता है। देखिए बहुत आसान काम होता है। नॉर्मली लोगों को लगता है यार हमें टूल, हमारे पास कोई ऐसा हो जैसे अमेजोन के टूल है कि हमें पता चले क्या बिकता है। बड़ा आसान तरीका है, आप किसी ऐसी मार्केट में जाएँ, जैसे हमारे कराची में एक बोल्टन मार्केट है, सही है, ओल्ड सिटी में बना हुआ है, वहाँ पे कॉस्मेटिक का काम हो रहा है। अब ऐसी किसी भी मार्केट में जाएँ जहाँ कॉस्मेटिक का काम होता है, जहाँ पे शॉप्स हैं, वहाँ पे आप जाएंगे ना तो एक होता है एज ए यूज़र रीड करना, एक होता है एज ए बिजनेस मैन वो रीड करना। आप वहाँ जाएँ, वहाँ आप जाके देखें हर दुकान पे क्या पड़ा हुआ है, कौन सी चीज़ कहाँ प्लेस हुई हुई है, किस क्वांटिटी में प्लेस हुई हुई है, आपको समझ आ जाएगा क्या चीज़ इसके पास ज़्यादा बिक रही है, तभी उसने वहाँ मुंह पर डिस्प्ले करके लगाई हुई है। सही, कौन सी सजी हुई है, किस प्राइस पॉइंट पे, कौन सा ब्रांड आगे है, तो आपको पूरे मार्केट डायनामिक्स उसी वक्त समझ जाएंगे। प्लस ऐसा कोई बंदा जिससे आप बैठ के चाय पर डिस्कस कर सकते हो और आप बोले यार अच्छा ये बिक रहा है, उससे ऐसे कस्टमर उस वक्त बात कर रहे हैं कि यार मुझे जो है यहाँ पे आउटलेट खोलनी है फॉर एग्जांपल, और मैं बेचना चाह रहा हूँ कॉस्मेटिक, क्या बिकेगा। सही है कि कौन सी, अगर मैं इनिशियल ऑर्डर बनाता हूँ तो क्या क्या चीज़ें मुझे खरीदनी चाहिए, वो आपको एक पूरा ऑर्डर बना के देगा। ये चीज़ इतनी बिकती है, ये चीज़ इतनी बिकती है, ये इतनी बिकती है, इस पर इतना परसेंटेज मार्जिन है, वो आपको पूरा खोल के रख देगा बिजनेस। आप उस मार्केट को अंडरस्टैंड करें, उसके अपने कॉम्पिटिटर्स को देखें कौन है, उसके पास क्या यूएसपी ऐसी, कि मैं ऐसा मानता हूँ कि नॉर्मली अब यूएसपी डेवलपमेंट नहीं हो पाती। सही है कि जहाँ आपने बोला मैं कॉस्मेटिक ब्रांड बना रहा हूँ, सबने बना लिया। सही है, अब मसरत मिसबा जैसे फॉर एग्जांपल एक ब्रांड है, कॉस्मेटिक ब्रांड है, उसका फाउंडेशन बिक रहा है, उसके चक्कर में पूरा ब्रांड चल रहा है। सही है, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं, किसी का कुछ चल रहा है, किसी के ब्लशेस चल रहे हैं, हुदा ब्यूटी है, उस पर आप देखें तो उसके वो दूसरी चीज़ें उसके बिक रहे हैं, पूरे पूरे पैलेट्स बिक रहे हैं, वो उस पर चल रहा है। तो आपने पहले तो ब्रांड सोचना है कि मेरा कंपटीशन कौन है, मेरी टारगेट ऑडियंस क्या है, वो टारगेट ऑडियंस की जो पूरे डिसीजन मेकिंग है वो किस बिहाफ पे करता है, क्या प्राइस पॉइंट को देख के करता है, या वो रिटेलर जो बेच रहा है उसी की बात मान लेते हैं, या किस तरह के कलर पैलेट्स चीज़ें चल रही हैं कि मुझे उसके लिए बना, क्योंकि आपका टारगेट ऑडियंस क्लियर है तो आपको पता है यार इसकी प्राइस पॉइंट ये है, इसको ये पसंद है और ये नहीं पसंद है। फिर आप जाते थे कि हर तरह का मैन्युफैक्चरर पाकिस्तान में अवेलेबल है। सही, आपको ये बिल्कुल कहना नामुनासिब होगा कि हम बोले पाकिस्तान में क्वालिटी की चीज़ नहीं बन सकती, बनती है। सही है, पाकिस्तान में हर तरह की बेहतरीन, मतलब बेस्ट से बेस्ट चीज़ बन सकती है। अब आप गूगल पे भी सिर्फ लिखेंगे ना, आजकल तो इस तरह के भी लोग आ गए हैं, अब जैसे आपको कॉस्मेटिक बनाना है आप गूगल पे लिखेंगे यार कि कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चर इन पाकिस्तान, वरना दूसरा तरीका आप किसी भी स्किन केयर या इस तरह के ब्रांड को उठाएं, उसके पीछे एज पर लॉ उसको लिखना कंपल्शन है उसके लिए, कि पीछे लिखा होगा मैन्युफैक्चर्ड बाय दिस एंड दिस कंपनी। आप उस कंपनी से बात करें, उससे मिलें, उसके MOQs को देखें। देखिए पैकेजिंग बहुत मैटर करती है, आपकी ब्रांड की प्रेजेंस बहुत मैटर करती है, कि अब जैसे मैंने बोला औरत ब्रांड यूज़ कर रही है, तो अगर ब्रांड यूज़ कर रही है तो आपको दिखाना भी ज़रूरी है। फिर मैंने जैसे बोला वर्ड ऑफ माउथ है, तो उसको चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, इन्फ्लुएंसर्स को ऑन बोर्ड लेते हैं कि इन्फ्लुएंसर ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं। प्लस अगर आप स्किन केयर वाली या इस तरह की कोई चीज़ बना रहे हैं जो फेस पे लग रही है, स्किन पे लग रही है, इट कैन डैमेज द स्किन। आप और मैं शायद इतना टेंशन नहीं होता, हमारे बाल उड़ गए, हमें फिर इतना टेंशन नहीं हुआ, और तो क्या एक पिंपल निकल जाए ना वो 4 दिन तक घूमती रहेगी। सही है, तो आपकी चीज़ कभी भी औरत कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी प्रोडक्ट पे, उसका प्रोडक्ट अच्छा ही चाहिए। सही है, तो आप इन चीज़ों को अगर मद्देनजर रखते हैं, फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप अपने टारगेट ऑडियंस को रीच आउट कैसे करेंगे।
सही है। आप किन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जाएंगे। आज लोगों को लगता है कि यार हम सोशल मीडिया पेजेस ही बना लेते बस काफ़ी है, वेबसाइट बना लें। शॉपिफाई $1 महीना चार्ज कर रहा है स्टार्ट के 3 महीने, तो आपको 3 महीने में समझ आ जाएगा कि मेरा काम चलने वाला है कि नहीं चलने वाला। उसके बाद भी $25 चार्ज कर रहा है, और आपको भी पता है शॉपिफाई स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है। एक नॉर्मल स्टार्टिंग बिजनेसमैन के लिए या बिजनेस वुमन के लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद एक चीज़ जो नॉर्मली लोग मिस आउट कर जाते हैं, आई डोंट नो व्हाई। सही है, कल भी मैं एक जगह बैठा था, मैंने उनको बोला यार ये चीज़ क्यों नहीं करते लोग। सही है, अब आपने वेबसाइट बनाई, उस पर ट्रैफिक लाने में पैसा खर्च होता है, सिंपल सी बात है। ब्रांडिंग करेंगे पैसा खर्च होगा, आप जो चीज़ करेंगे उसमें पैसे खर्च होने हैं। सही है, शायद आप अच्छे तरीके से उसको पैसे को यूटिलाइज कर रहे हैं, बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज कर लें, तो भी आपको कुछ ना कुछ तो खर्च होंगे। आप करें क्या, आप जो बड़ी मार्केट प्लेसेस हैं आप उनको लेवरेज करें। सही है, इसके बाद एक चीज़ और जो लोग मिस आउट कर जाते हैं, रिटेल आज पाकिस्तान में 96-97% है रफली। 3-4% आपका ई कॉमर्स है, जिस पे हम पूरा पाकिस्तान ई कॉमर्स की तहरीक झंडे लेके घूम रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ई कॉमर्स पे चले जाओ, आप रिटेल पे जाएं। आप जैसे अब जो कॉस्मेटिक फॉर एग्जांपल बना रहा है, तो उसकी फैमिली कहीं ना कहीं जाती होगी लेने के लिए। आप उसी स्टोर पे पहले अपना प्रोडक्ट अवेलेबल करा रहे हैं, छोटा क्वांटिटी बनाया, आप चेक कर लें, आपको वेट हो गया ना का प्रोडक्ट कि मार्केट में एक्सेप्टेंस मिल रही है, फिर आप उस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप भी कर सकते हैं और लोग भी ऐसे मिल जाते हैं जो बोलेंगे चीज़ तो अच्छी है भाई तुम्हारी, तो हम बैठ के ये क्यों। अब नॉर्मली आप एक भी पार्ट को मिस आउट कर जाते हैं ना वहाँ पे आपके लिए हमेशा प्रॉब्लम मच जाएगा। या तो आपने प्रोडक्ट की रिसर्च अच्छी नहीं की, आपने प्रोडक्ट का नाम अच्छा नहीं रखा, पैकेजिंग अच्छी नहीं बनाई, गलत सोर्स से और गलत परचेजिंग प्राइस पे ले लिया आपने, आपकी चीज़ कहाँ होनी चाहिए थी कहाँ है, आप मार्जिन सही तरह आगे बांट नहीं पा रहे, क्योंकि आपने चैनल पे पूरे मार्जिन देना है, चाहे वो रिटेल हो चाहे वो ई कॉमर्स हो। अब मेरे पास कोई कॉस्मेटिक ब्रांड लेके आएगा ई कॉमर्स में, बोलूँगा 15-20% चाहिए भाई मुझे मार्जिन। आप रिटेल स्टोर पे जाएंगे तो 25-30% भी मांग लेगा आपसे। तो फिर डिस्प्ले कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट, एक करके चीज़ों को स्मूथ करते जाएंगे, प्लस रेवेन्यू स्ट्रीम देखेंगे यार मेरी किस जगह से ज़्यादा अच्छी बनेगी। कल एक बंदे ने मुझे एक ब्रांड दिया, बोले इस तरह, तो मैंने बोला ये तुम्हारा आइटम रिटेल का, तुम ई कॉमर्स मत करना भाई। तो ये आइटम तो कॉस्मेटिक ऐसा है कि फीमेल ड्रिवन आइटम है, वुमेन सेंट्रिक, तो उस पर एक बड़ा अच्छा एंगल है कि आप ई कॉमर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, रिटेल पे अच्छे स्टोर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। हो सकता है ऐसे भी चैनल्स को एक्सप्लोर किया जाए जो कि आप कॉर्पोरेट कंपनीज पे जाके BTL कैंपेन्स कर सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में BTL कैंपेन कर सकते हैं। हमारे यहाँ कोई BTL कैंपेन यूनिवर्सिटी में नहीं करता, क्यों नहीं करता आई डोंट अंडरस्टैंड। सिर्फ ये पेप्सी वाले और ये लोग ही आके वो कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी में एक टाइम पे 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार बच्चा है जो आपकी राइट टारगेट ऑडियंस आपके सामने घूम रही है। आप वहाँ पे लेके जाओ और वहाँ पे आप उसको चेक कराते हैं अपना प्रोडक्ट और वो एक्सेप्ट कर लेता है उस वक्त, तो आपको ये पता होगा कि यार। और फोकस ग्रुप्स का जैसे दुनिया में चलता है ना, फोकस ग्रुप्स होते हैं कि आप इनिशियली प्रोडक्ट बना के 100-200-50 बंदे को दिखाते हैं कि कैसा लग रहा है, और आप उसके फीडबैक से, वो क्रिटिकल एनालिसिस होता है, आप उसके फीडबैक से अपनी प्रोडक्ट को, अपनी चीज़ों को बेहतर करते हैं। और फिर जब आप मार्केट में जाते हैं तो यू आर फुली कुक्ड, यू कैन नेवर गो टू अ मार्केट सेमी कुक्ड। एंड वन थिंग पीपल से कि यार, जैसे हमने बचपन से सुना है, हम सबको एक चीज़ सिखा दी गई है कि बिजनेस इज रिस्क टेकिंग। बिजनेस इज नॉट रिस्क टेकिंग, बिजनेस इज कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग। सही है, ये नहीं होता कर लेंगे ऐसा कुछ भी नहीं होता। सोच समझ के नंबर्स को सॉर्ट करें, अपनी प्राइसिंग को सॉर्ट करें। आज पाकिस्तान में तकरीबन लोगों को प्राइसिंग करने नहीं आती। मेरे पास अभी रिसेंटली एक ब्रांड आया, उसने बोला मुझे रिटेल पे जाना है, एंड जब मैंने उसके प्रोडक्ट देखा, एक प्रोडक्ट पे उसका 6% मार्जिन है। मैंने बोला भाई अल्लाह के बंदे, 25% 20% तो मुझे स्टोर वाले को देना पड़ेगा, तुम 6% क्यों रख के बैठे हो। कह रहा हमने सोचा ही नहीं था। उसकी पैकेजिंग वॉज नॉट एट पार। रिटेल पे आप जाते हैं, एक चीज़ बिकती है वो है पैकेजिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। LMTs IMTs मॉडर्न ट्रेड पे खासकर, कि मॉडर्न ट्रेड की साइड पे जो पड़ा है उसकी पैकेजिंग कितनी अच्छी है वो बिक रही है। सही है, और उसके आसपास अगर कोई शेल्फ टॉकर्स या इस तरह की छोटी मोटी ब्रांडिंग की हुई है तो उसको बेनिफिट मिलता है। तो ये एक तरीका है कि जहाँ प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट आप बनाते हुए इतनी रिसर्च कर चुके होते हैं, आपको पता होता है मेरी टारगेट ऑडियंस क्या है, उसकी जेब पे कितना अगर मैं हिट डालूँ महीने का। फिर अगर इस तरह का प्रोडक्ट है ना, उसमें आपकी इवन पैकेजिंग बहुत डिफाइन करती है कि अगर प्रोडक्ट के साइज़ है, फॉर एग्जांपल कोई चीज़ कि आपने कोई फाउंडेशन बनाया, आपने बोला है मैंने 50 ml का फाउंडेशन बना लिया, 20 ml का फाउंडेशन, आपने ये बनाना है कि उसकी रिकरिंग कितना होगा, कि वो हर महीने कब कब परचेज करेगी, आप उसके हिसाब से पैकेजिंग बनाते हैं। मेरी वो जो ऑडियंस है उसको आप दिखाएं। उसमें मैं तो कहता हूँ आजकल तो बड़ा आसान हो गया है कि आप इस तरह के लोगों को पार्ट बना लें, इंटर्न्स रख लें। मैं तो कहता हूँ 4 यूनिवर्सिटी के, आप बोले यार हम ये चीज़ बनाना चाहते हैं, सोच समझ के आप प्रोडक्ट बनाते हैं, सोच समझ के उसकी आगे की सारी चीज़ें बनाते हैं,
और आगे का एक फाइनेंशियल प्लान बनाएं अपने लिए, बिजनेस मॉडल बनाएं। लोगों को लगता है ये बड़ी किताबी बातें हैं, लेकिन फाइनेंशियल प्लान अगर आपके पास नहीं है कि मैं अगले 12 महीने इन टर्म्स ऑफ नंबर्स किस तरह दिखने वाला हूँ, मेरे खर्चे किस तरह दिखने वाले हैं, मेरी सेल में क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, उसके हिसाब से अपनी फाइनेंसेस को, चीज़ों को पहले से सॉर्ट करते हैं। ये नहीं होगा कि अचानक से आप एक क्रंच में आ गए और आप कह रहे हैं अब समझ नहीं आ रहा पैसे कहाँ से आएंगे, क्या होगा, फिर आप किसी से भी कुछ भी परसेंटेज पे कुछ भी पैसे ले लेते हैं और फिर आप फंस जाते हैं। ज़बरदस्त हो गया। अब एक सवाल है जो लोगों के जहन में आता होगा लाजमी, क्योंकि मेरे भी जहन में आता है। सवाल यह है कि मैं कब समझूं कि मेरी ब्रांडिंग हो गई है उतनी, जिससे मैं समझूं मेरा ब्रांड लॉन्च हो गया है। कुछ लोग इसे ना जैसे मैं चाहता हूँ वो वैसे परसीव करते हैं, क्योंकि कुछ दुनिया के बड़े ब्रांड्स हैं वो तो अरबों डॉलर भी खर्च करते हैं, और मैं क्या लाखों में, करोड़ों में, कब मैं समझूंगा, किस वक्त समझूंगा, कितनी ऑडियंस की परसेप्शन के बाद मैं कहूँ मेरा ब्रांड शुरू हो गया है। अच्छा, अब इस पे लोगों की एक ये परसेप्शन है कि जैसे आपने भी सवाल जो पूछा है ना, तो वो ये कि लोग समझते हैं ब्रांडिंग एक पॉइंट के बाद जाके आप होल्ड कर देते हैं। ब्रांडिंग हमेशा का गेम है, चलती रहती है। सही है, आप कभी भी उसको रोक नहीं सकते। पेप्सी दुनिया को पता है, कोक दुनिया को पता है, ये आज भी एड्स बना रहे हैं, ये आज भी ब्रांडिंग पे काम कर रहे हैं। उसका रीज़न है, देखें, ऑडियंस है, नई जनरेशन। आज कल जो बच्चा 3 4 5 साल का था, आज वो शायद 3 साल बाद जो है 8 9 साल का हो गया है, शायद वो आपके एज ब्रैकेट में आ गया है, तो अब आपको उसको ब्रांड दिखाना है, सही है। प्लस हमेशा ये मैं कहता हूँ, आपका एक बजट है ना, उसका एक सर्टेन पोर्शन 10 या 20% ही सही है, आप हमेशा ब्रांडिंग का रखें कि मैं ब्रांड रिलेटेड एक्टिविटीज करूंगा। उसमें हो सकता है मैं कल को CSR भी डाल दूं कि मेरा एक सॉफ्ट इमेज भी दिखना शुरू हो जाएगा, यार मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, सही है, तो या ऐसा बहुत अच्छा ब्रांड हूँ। तो आप इस तरीके से सोचते हैं, ब्रांड इज नेवर एंडिंग। आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि मैंने एक चीज़ अचीव कर ली और मैंने बहुत अच्छा कर लिया है, अब मैं इसको एट होल्ड कर देता हूँ। एज अ ब्रांड ओनर भी ये नहीं हो सकता कि आपने एक पॉइंट पे अच्छी, जैसे मैं आपको एक वेस्ट वर्ल्ड से एक ज़रा डिफरेंस भी बताता हूँ। वेस्ट वर्ल्ड में आप मार्क जुकरबर्ग को देख रहे हैं, ग्रे टी शर्ट पहन के उसने सारी ज़िंदगी गुजार दी है। यही चीज़ आप पाकिस्तान में अगर करना चाहें ना, लोग बोलेंगे चमड़ा ही आदमी, सही, कंजूस है, सही। उल्टा मैं मुझसे साथ भी करे तो लोग बोलेंगे ये वही वाला मेमन है जो बदनाम है, सही, कंजूस है ये लोग। मैं अगर अच्छा दिखूंगा, अच्छी लाइफस्टाइल दिखाऊंगा अपनी, तो लोग बोलेंगे हाँ वाकई इसका काम बहुत अच्छा चल रहा है। तो आम मार्केट के हिसाब से अपने ब्रांड में वो चीज़ बिल्ड कर देते हो। ब्रांड इज नेवर एंडिंग, आप कभी भी उसको हॉल्ट नहीं कर पाए। अच्छा, एंड तो नहीं होता, लेकिन मैं कब सोचूं या समझूं कि मेरा ब्रांड बन गया है, यानी इसका आगाज कब हो रहा है? देखिए, आप होता क्या है, देखिए, एक टाइम सेल्स कैन नेवर वो जस्टिफाई ब्रांडिंग, सही है। आप भी ब्रांड्स को जानते होंगे जिनकी करोड़ों रुपए सेल है लेकिन ब्रांड गुडविल नहीं है, सही है। तो ब्रांड गुडविल इनिशियली आप बहुत ज़्यादा ओवर स्पेंड करते हैं। जैसे मैं नॉर्मली कहता हूँ कि इनिशियली जब आप जा रहे हैं ना, हमारे यहाँ लोग आगाज़ करते हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग से। अगर ई-कॉमर्स की बात करूँ, परफॉर्मेंस मार्केटिंग से उन्होंने स्टार्ट किया, बेचो बेचो बेचो। इनिशियली मैं चाहता हूँ आप अवेयरनेस कैंपेन्स चलाएं, आप एंगेजमेंट कैंपेन्स चलाएं, आप जो है लोगों को अपने साथ मिलाएं, तो आपके पेज पे लाएं ना, 25-30 हज़ार लाइक तो लाएं, फॉलोअर्स तो लाएं, चीज़ें लाएं। इसके बाद आप उनको बोलें मेरे पास ये भी है, आप खरीद लें। तो इनिशियली मैं कहता हूँ आपका 70-30 का बजट होना चाहिए। 70 आप ब्रांडिंग पे स्पेंड कर रहे हो, अवेयरनेस पे स्पेंड कर रहे हो। आगे जाके मुझे ऐसा लगता है 1 से 2 साल के बाद, 1 साल के बाद आप उसको आहिस्ता आहिस्ता करके परसेंटेज वाइज नहीं चलाएं। 70 को 60 करें, 50 करें, 40 करें, और जब आप 20 या 15 के आसपास होना, आप उसको होल्ड करते हैं। आप बोले यार अब मैं इस पॉइंट पे हूँ, और हर 2 महीने पे मैं कहता हूँ उसका 5% नीचे गिरा दें। हर 2 महीने पे आपको पता होगा कि अगले 3 साल के अंदर जो है मेरे पास एक पॉइंट आ गया है जहाँ पे मैं इस जगह पे हूँ। चाहे आपकी सेल्स बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, आप पे ब्रांडिंग पे कम कर रहे होते हैं, आप सेल्स की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा फोकस होते हैं। लेकिन इनिशियल 3 साल ऐसे होते हैं जहाँ मैं कहता हूँ ज़्यादा आपको पैसा स्पेंड करना चाहिए। जैसे लोग आज कहते हैं ब्रांडिंग ब्रांडिंग, मैं टेलीमार्ट में 2012-13 में 15 लाख रुपए महीने की ऐड चलाता था मेटा पे। उस टाइम के 15 लाख रुपए आज बहुत बड़े हो जाते हैं, और मैं राइट टाइम पे मुझे दिख रहा था। आज मेरी स्पेंडिंग छोटे छोटे ऑनलाइन स्टोर से कम है, लेकिन मेरा रेवेन्यू साइज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा है। बहुत सारे छोटे ऑनलाइन स्टोर मिल के मल्टीप्लायर लगा दे तो अल्लाह का शुक्र है मेरी इतनी सेल है, क्योंकि ऑर्गेनिक हो गई, सही। तो सेल चैनल भी ऑर्गेनिक, मैं तो हमेशा ही कहता हूँ ज़्यादा आपको करना चाहिए। तो ब्रांडिंग एक टाइम के बाद 3 से 4 साल के बाद आप उसको एक पॉइंट पर ला सकते हैं, लेकिन इन केस के कहीं एग्रेसिव जाना है कि कोई ऐसा मार्केट एंट्रेंट है नया कि जो आ गया, जिसने जो है अचानक खर्चे करना शुरू कर दिए, तो आप एट पार नहीं जा सकते उसके कभी भी। लेकिन आप उस टाइम पे कोशिश ये करें कि आप अवेयरनेस कैंपेस को, चीज़ों को बढ़ाएं, ताकि ऐसा नहीं हो कि एक जो नया एंट्रेंट है वो किसी भी
चीज़ की वजह से आपके कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा काटेगा ज़रूर वो, लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा उसकी तरफ जाना शुरू कर देंगे कि आपकी अवेयरनेस लैक कर रही है उस टाइम पे, तो आप फिर अवेयरनेस से थोड़ा बहुत खेलते रहते हैं कि आज मैं ब्रांडिंग ज़्यादा कर दूँ। CSR लोग पता नहीं क्यों हमारे माशरे में टच नहीं कर रहे, हालांकि CSR बहुत अच्छा। मैं टेलीमार्ट में कल ही किसी को बताया था 4-5 तो ब्लड डोनेशन ड्राइव कर चुका हूँ इंडस हॉस्पिटल के साथ। मैंने वो मॉनेटरी डोनेशन ड्राइव्स की हैं, जो आपके गरीब बच्चे चल रहे हैं उनके लिए, रोड सेफ्टी कैंप है, मैंने सब किया। और वो सारी चीज़ें एक प्लस पॉइंट दिया उन्होंने मेरे ब्रांडिंग को। तो ब्रांडिंग इज़ नेवर एंडिंग, लेकिन 2 से 3 साल में एक टाइम मानता हूँ कि जहाँ पे आप उसको टेक डाउन करें। 1 साल के बाद आप उसको टेक डाउन करना शुरू कर दें। हर महीने का या 2 महीने का 5% गिराना शुरू करें। आप जब 10-15%, 20% पे आते हैं, आप उसको होल्ड कर दें। अच्छा, मैंने ना कॉस्मेटिक्स की मिसाल रखी थी जहन में, ताकि इसी के मतलब सवाल करता रहूँगा, वरना तो नीश रिसर्च करनी चाहिए पहले, किस नीश में जाऊँ। जब तक इंसान पसंद ना करे, उस नीश में काम करना पसंद न करे, इंजॉय ना करे, उसे स्टार्ट नहीं करना चाहिए। अगर कॉस्मेटिक्स का हमने ब्रांड स्टार्ट करना हो, जिसका फोकस फ़िलहाल ये है कि हम सिर्फ ऑनलाइन सेल करें, गर्चे रिटेल में बहुत अच्छा मार्जिन है, लेकिन सिर्फ ऑनलाइन सेल करें, क्योंकि सप्लाई चेन के इशू नहीं होंगे शुरू में, काफ़ी चीज़ें, और जो आप शुरू में लॉन्च नहीं कर सकते ना, ऐसे कितने बजट से एक ब्रांड लॉन्च करना पॉसिबल है? देखिए, मैं ये बिलीव करता हूँ, नॉर्मली बजट में आपका जो ज़्यादा पैसा जो इंजेक्ट होता है ना, वो इन्वेंट्री में चला जाता है। सही, इन्वेंट्री जितनी कम से कम आप बनाएं उतना ज़्यादा अच्छा होता है। आई बिलीव इन्वेंट्री में पैसा डालना एट टाइम्स बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है। उसका रीज़न होता है कि देखिए, आप जब छोटे ब्रांड होते हैं ना, नए नए स्टार्ट कर रहे होते हैं, आपका पूरा फोकस होता है इन्वेंट्री। अगर आपने ज़्यादा बना लिया, आपको पूरा फोकस वहीं होता है कि मैं मार्केटिंग भी ऐसी करूँ, अल्लाह करे ये बिक जाए, ये पैसे खुले हो जाए मेरे, ताकि मैं कुछ नया बनाने का सोचूं। सही, तो आपकी इन्वेंट्री अगर कम होगी ना, तो आप एट पीस होते हैं दिमाग पे, और आप कोशिश करते हैं मार्केटिंग, यानी बनाने पे फोकस करते हैं, बेचने पे नहीं। बिल्कुल सही है। तो अब आपने क्या करना है, आप क्यों देखिए, ये जो इस तरह की इंडस्ट्री है ना, जहाँ पे कॉस्मेटिक है या स्किन केयर है, ये इसमें मुस्तकिल आपने जिद्दत लानी होती है, नई नई चीज़ें लानी है, नई चीज़ें, ताकि आप एक्टिव देखें। जैसे क्लोथिंग ब्रांड भी फॉर एग्जांपल, तो हर 2 महीने पे आपने नया उसका कलेक्शन फेंकना है भाई आपने, किसी भी तरह। तो अगर इस सिनेरियो को हम देखें ना, तो ई कॉमर्स पे उनको चाहिए पहली चीज़ कम से कम इन्वेंट्री, शायद 5-10 लाख की इन्वेंट्री में आप अच्छा खासा 7 प्रोडक्ट आपने बोला ना, तो 10 से 12 लाख की इन्वेंट्री बन जाती है, इससे ज़्यादा नहीं। क्या आपने बोला है 30-40 प्रोडक्ट मैं इस तरह के कुछ बना लेता हूँ, सबके थोड़े थोड़े यूनिट्स बनाता हूँ और एक स्टार्ट देता हूँ अपने आपको। एक पैसा होता है कि देखें, जो मार्केटिंग में और ब्रांडिंग में डल जाता है, कोर में डल गया वो, सही, वो वापस नहीं आता। वेरेज जो परफॉर्मेंस मार्केटिंग इस तरह की चीज़ें ना, वो रोल बैक करती है। अगर आप छोटे बजट से काम कर रहे हैं, तो जाहिर है फिर जो मैंने पहली चीज़ बोली ना, 70 और 30 का रेशो, ये तो आपके उस पर लागू ही नहीं होगा। हो सकता है आप बोलें कि यार मैं 30 और 70 रिवर्स कर देता हूँ, कि ब्रांडिंग पे 30 इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन 70 मुझे मार्केट वो भी चाहिए, परफॉर्मेंस मार्केटिंग। अब आपका एक बजट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल वेबसाइट आपने बनाई, सही है, 20-25 हज़ार 50 हज़ार की वेबसाइट बन जाती है आज। 50 हज़ार में आपने वेबसाइट बनाई, उसके बाद आपने बोला कि यार मैं पैकेजिंग वगैरह तो प्रोडक्ट कॉस्ट में डाल दूंगा, तो मेरी इन्वेंट्री 12 से फॉर एग्जांपल 13 लाख हो गई। आप मार्जिन को सेट करते हैं कि भाई मार्जिन मेरा, आप जिसे लोगों को नॉर्मली ये नहीं पता कि एक प्रोडक्ट लेवल ब्रांड है, उसका बेस मार्जिन जो होता है इससे कम नहीं होना चाहिए, वो 60% है। ठीक है, सही है। अगर इससे कम मार्जिन है, आपको काम नहीं करना चाहिए, सही है, क्योंकि आपकी कॉस्ट बहुत हो जाती है, वरना सही आप माइनस में चले जाएंगे। तो कारोबार तो पैसे बनाने के लिए आपने किया था, माइनस करने के लिए तो नहीं किया था। तकरीबन इनिशियल अगर फेसबुक एल्गोरिथम में आप पैसा डालते हैं ना, तो 2 से 3 लाख तो पहला ब्लीड हो जाता है, जहाँ फेसबुक एल्गोरिथम लर्न कर रहा है, क्योंकि आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, एल्गोरिथम में पैसा घूमेगा, लर्न करेगा, अवेयरनेस कैंपेन से फनल में कुछ लोग आना शुरू होंगे, तो फिर वो खरीदना शुरू होंगे। मेन चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना आज, और खासकर जो आपने कैटेगरी बोली है, उसमें पूरा गेम चलता है इन्फ्लुएंसर का, ठीक, कि जहाँ आप इन्फ्लुएंसर्स को यूज़ करें। देखें, इन्फ्लुएंसर और एक्टर एक्ट्रेसेस, इनमें फ़र्क है, सही है। हमारे लोगों को लगता है एक्टर है तो ये इन्फ्लुएंसर भी है, सही, दोनों अलग लोग हैं। इन्फ्लुएंसर विल ऑलवेज इन्फ्लुएंस यू टू बाय, एक्टर तो इंडोर्समेंट दे रहा है, सही है, वो कह रहा है अच्छा है, सही है, वो उस पर कोई ट्रिगर एलिमेंट नहीं है। उसकी जो फॉलोइंग भी है ना, तो एक्टर्स की फॉलोइंग, अब जैसे अगर हम किसी एक्टर को फॉलो कर रहे हैं, उसके कहने पे ले थोड़ी लूंगा मैं, इन्फ्लुएंसर के कहने पे, और इन्फ्लुएंसर भी ऐसा जो आपकी नीश को सूट करता हो। हमारे लोग ये भी होता है कि अभी एक बंदा था, वो कह रहा है मैं इससे बनवा लूँ, बोले तुम्हारी कैटेगरी से मैच नहीं कर रहा यार, तुम मूरो को जूते पहनाने की बात कर रहे हो, स्नीकर्स यार, मूरो पे स्नीकर्स नहीं जमेंगे यार, तुम्हें देने स्नीकर्स इरफान जुनेजो को पहना दो, दूसरों को पहना दो, कि जहां उसकी पर्सनालिटी और उसकी वाइब को मैच करेगा वो, सही है। मूरो नॉर्मली आप देखें कुर्ते शलवारों में घूम रहा है, मैं उसको स्नीकर वाली वीडियो बनाऊंगा तो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगेगी, और वो एज ए स्नीकर फ्रीक अच्छा दिखेगा भी नहीं,
जुनेजो जो दिखेगा दूसरे लोग देखेंगे, हो सकता है गजनफर दिख जाए बेकार फिल्म वाला या इस तरह का। तो आप इन्फ्लुएंसर ओरिएंटेड कंटेंट बनाएं। तो इनिशियली आपने यूँ देखा थे 4 से 6 लाख रुपए या 7 लाख रुपए आपके इन्फ्लुएंसर्स, आपकी वेबसाइट, इन सारी चीज़ों में डल जाएगा, जो अभी आपको रोल बैक करके पैसा नहीं मिलेगा। सही। लेकिन यही वीडियो अगर किसी इन्फ्लुएंसर की वीडियो है, देखें मैं इन्फ्लुएंसर क्यों कहता हूँ, लोगों को लगता है एड्स हम चलाएंगे, वीडियो कंटेंट यूजीसी अच्छा बनाएंगे और चल जाएगा। जो अगर मेटा है आज उस पर चलता है, पूरा वीडियो कंटेंट को सपोर्ट करता है, सही है। तो आपने वीडियोस बना ली, अगर आप में कोई उसमें सेलिब्रिटी फेस आ गया या कोई इन्फ्लुएंसर फेस आ गया, तो आपके जो कन्वर्जन कॉस्ट है ना वो डिक्लाइन आती है, नीचे आती है। तो वो आपको वो जो इन्फ्लुएंसर की कॉस्ट है वो बेनिफिट ही देती है, वो नुकसान नहीं देती आपको। आपको पता होता है मैं इतने तो इसका मुंह दिखा के बेच लूंगा। कल मुझे एक बंदे ने बोला कि आज बल्कि सुबह कि मैंने ये इन्फ्लुएंसर के दिखा के अहमद भाई 4 करोड़ की सेल तो कर ली है, सही है। और वो कोई एयरबड्स वगैरह बना रहा था, तो उसने बोला यार मैं 4 करोड़ की तो सेल इसका मुंह दिखा के कर चुका हूँ। तो उसकी इन्फ्लुएंसर की कॉस्ट तो कब बाहर निकल गई, सही है। फिर ऐसा भी अपॉर्चुनिटी होती है जहाँ अच्छे इन्फ्लुएंसर भी, मैं जानता हूँ, वो प्रोडक्ट लेवल पे ही मान जाते हैं। आपने बोला मैं आपको जो प्रोडक्ट्स भेज रहा हूँ ना 10,000 के प्रोडक्ट आप इस तरह की मुझे एक छोटी सी वीडियो बना के या अगर वो दे दें, वही वीडियो आपने चलानी है एड्स पे, वो आपको वहाँ पे अच्छा रिस्पॉन्ड करके आपके आरओएस को भी बेहतर कर देगा और सीपीए को, सीटीए को जो है वो उनको भी बेहतर कर देगा। अब हमारे यहाँ लोगों को ये भी समझ नहीं आता कि आरओएस क्या है। मैं ये कहता हूँ एज अ बिजनेस ओनर एक और चीज़ आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है समझना इन सारे खर्चों में, कि देखिए जब अपनी जेब से पैसा लगा रहे होते हैं ना, आपको बहुत ज़्यादा साउंड होना चाहिए। यू शुड नो एवरी एस्पेक्ट में पैसा कहाँ लगा रहा हूँ, क्यों लगा रहा हूँ, वो रोल बैक प्लान क्या है इस पैसे का, मेरी आरओआई बनती भी है कि नहीं बनती। और वो जब होगा जब आप उन चीज़ों को सीखना शुरू करेंगे। कल मुझे एक लड़के ने बोला कि मैं जो है ना वो परफॉर्मेंस मार्केटिंग सीख रहा हूँ। मतलब क्यों सीख रहे हो, सही में सवाल डायरेक्ट पूछा है क्यों सीख रहे हो, कह रहा है मुझे अपना बिजनेस बनाना है इसलिए। मतलब मज़ा आया जवाब से। मैंने उसको बोला मेरा बहुत मज़ा आया तुम्हारा जवाब सुनकर, सही है कि ये चीज़ें आप सीखेंगे समझेंगे। तो अगर आप ये जो मैंने आपको बोला तो 7-8 लाख 10 लाख डल रहा है, लेकिन वो आपको इन टर्म्स ऑफ वैल्यू रोल बैक करके देगा। इन्हीं इन्फ्लुएंसर की अब एक मेरे पास ब्रांड आया रिसेंटली, वो टिश्यूज़ बेचते हैं, लाहौर बेस्ड ब्रांड है, आई वोंट नेम द ब्रांड। उसने बोला मैं 170 रुपये का डब्बा बेचता हूँ अहमद भाई, और माशाल्लाह मैं इतने जो है ना 1 लाख यूनिट तकरीबन महीना बेच लेता हूँ माशाल्लाह। बहुत अच्छी बात है। मतलब मार्केटिंग बजट निकालो, करो मार्केटिंग में। कह रहा मार्केटिंग बजट ही नहीं है अहमद भाई। तो मैंने बोला मार्केटिंग बजट नहीं है, कह रहा नहीं। मतलब ये 170 वाला डब्बा 175 का बिक सकता है, कह रहा क्यों नहीं बिकेगा। मतलब बस 5 रुपये मार्केटिंग का डाल दो, तुम 1 लाख यूनिट बेचते हो, 5 लाख रुपये महीने का बजट है। कह रहे ये तो सोचा ही नहीं हमने। तो ये बजट कॉस्ट का पार्ट है, मार्केटिंग कॉस्ट का पार्ट है। इस तरीके से आप सोचेंगे तो आपको जो इनिशियल लगी हुई मार्केटिंग और ब्रांडिंग है ना वो भी बुरी, कि आप 100 रुपये मार्केटिंग के डालते हैं हर प्रोडक्ट पे। आपने अगर फॉर एग्जाम्पल 1000 यूनिट बनाया था, 500 यूनिट बनाया था, उसमें आपने 100 रुपये लगा दिए, तो आपके पास एक बजट आ गया। आपने बोला यार ये पैसे तो मैं यहाँ पे मार्केटिंग में खर्च कर दूंगा। तो आप स्मार्टली चीज़ों के साथ कर सकते हैं कि आप कम से कम पैसे में एक अच्छी चीज़ बनाएं। इनिशियली तरीका यही है कि आप मार्केट प्लेसेस पर लिस्ट करें अपनी वेबसाइट के साथ। मार्केट प्लेसेस आपको सेल ला के देंगी, जो सेल आई ना उसमें जो आपने पैसे कमाए वो आपके मार्केटिंग का बजट है। क्या आपने दूसरे चैनल्स को यूज़ किया, सेल डेवलप की, ई कॉमर्स ओनली, और उससे जो आपने पैसा बनाया वो अपनी वेबसाइट पे और ब्रांड पे मार्केटिंग में खर्च करना शुरू कर दे, तो आपका ब्रांड स्टार्ट हो। नॉर्मली एक ब्रांड बहुत अच्छा ब्रांड भी 20 लाख रुपए में खड़ा हो जाता है। सही। अच्छा, मेरे ना जहन में एक आइडिया आ रहा था, ये मैंने सबसे पहले फैमिली व्लॉगर्स के ख़िलाफ़ वीडियो की थी, मेरे पॉडकास्ट में हुई थी। शफीक जाफरी थे मेरे साथ यहाँ पे, तो तब हमने ना यहाँ पे इस मौजू पे बात की थी। मौजू काफ़ी हसास था, तो हमने सबसे पहले बात की इस पे। और दूसरी बात जो ये दुआ के पापा हैं उनके मतलब भी हमने एग्जांपल दे के बात की थी कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा काम करना चाहिए, नहीं फैमिली दिखाएं लेकिन मैसेज अच्छा जाए। अब मुझे आपकी बात से एक और आइडिया आ रहा था, ये कि हर जगह पे हर पर्सन गुड नहीं हो सकता और बैड भी नहीं हो सकता। जैसे हम कह रहे हैं कि इन्फ्लुएंसर्स, किसी एक्टर को अगर हम दिखाते हैं उसकी जस्ट फेस वैल्यू कैरी करता है ना, वो लेके आता है। लेकिन फ़र्ज़ किया हम किसी इन्फ्लुएंसर को लेके आते हैं, तो इन्फ्लुएंसर अपनी रूटीन में कहीं दिखा दे कि मैं वो चीज़ें इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो लोग उसको फॉलो करना चाहते हैं, वो रिकमेंड ना करता हो। तो फैमिली व्लॉगर्स शायद ये बहुत ही कमाल कर सकते हों अगर ये ऐसी जो कॉस्मेटिक्स हैं वो उनकी रूटीन में दिखाई जाती हों, जिसमें बिल्कुल प्रमोशनल कोई टच ना आए, बस वो दिखाएं कि मैं ये फ़लाँ चीज़ लेके तो ऐसे कर रही हूँ। उनको जो लोग फॉलो कर रहे हैं वही बैग लेना चाहते हैं जो डक्की ने दिया था अपनी वाइफ को, वैसे की चीज़ें चाहते हैं ना सारी। तो अगर फ़र्ज़ किया पॉजिटिवली इसको इस्तेमाल किया जाए तो ये राइट इन्फ्लुएंसर्स हैं। मैंने अभी एक ब्रांड के लिए कैंपेन की, मेरे ब्रांड के लिए थे।
मैं इन्फ्लुएंसर का नाम लूँगा, बहुत मशहूर फैमिली व्लॉगर है, तो ये कराची बेस्ड है, आप पहुँच गए होंगे वहाँ तक। तो अब उन्होंने बोला यार अच्छा सही है, हम वीडियो बना लेते हैं। तो मैंने नहीं हाँ, हमारी टीम ने बोला यार इस तरह वीडियो नहीं बनानी, हम आपको बेसिक स्क्रिप्ट देंगे, आप उसको अपने डेली व्लॉग में दिखा दें कि Integrate मैं करें। दवाइयाँ लेने यहाँ पे जाता हूँ। सही है, वो दवाइयाँ लेने वो हमारी फार्मेसी पे चढ़े, उन्होंने फार्मेसी पे चढ़े, दवाइयाँ भी ली, सारी चीज़ें हुई और फिर वो चले गए। और वो जो उसकी वो था ना एलिमेंट, वो बड़ा नेचुरल दिखा। सही है, देखिए इन्फ्लुएंसर से काम कराने का लोगों से तरीका ये होता है, आप बैठ के पूरा सिनेरियो बनाते हैं, स्क्रिप्टिंग ऐसी करते हैं कि बहुत ज़्यादा पेड ना लगे। जब वो पेड दिखना शुरू हो गया ना तो वो बुरा दिखना शुरू होता है। फिर कस्टमर कहता है अच्छा पैसे लेके इसने तो बना दी वीडियो, तो हम थोड़ी फॉलो कर लेंगे इसको। फिर जैसे आपने बोला बहुत अच्छी इंसाइट है, मैं यही चीज़ कर रहा हूँ ब्रांड्स के लिए कि जहाँ चलते फिरते उसे चीज़ें दिखा दी हाँ जी। और वो चीज़ बड़ी क्लिक करती है। उसकी रूटीन में कहीं इंटीग्रेशन हो आपकी ब्रांड की। सही, ज़बरदस्त। अच्छा, अब एक पैटर्न थोड़ा सा हम चेंज करते हैं क्वेश्चंस का, चूँकि हमारा है ये एजुकेशनल पर्पस के लिए पॉडकास्ट, हम ट्रेन करने की कोशिश करते हैं अपनी ऑडियंस को, दिखाते हैं कि वो कुछ ऐसे स्टेप टू द पॉइंट स्टेप ले सकें और वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें। अब छोटे आंसर चाहिए लेकिन स्टेप बाय स्टेप। अगर किसी ने कॉस्मेटिक्स का ब्रांड स्टार्ट करना है, वो आगाज़ कहाँ से करे और कहाँ तक कौन कौन सी तरतीब से स्टेप ले? पैसा आपने बता दिया कि 20-25 लाख में स्टार्ट कर सकता है अच्छा ब्रांड, आराम से। तो इसको कैसे कैसे बांटे और ये पूरा एक ना समझ लीजिए कि जैसे होता है ट्यूटोरियल टाइप, ये वो हो। देखिए सबसे पहली चीज़ स्टार्ट होती है मार्केट से, कि आप जिस मार्केट में स्टेप इन करना चाह रहे हैं उसमें एग्जिस्टिंग प्लेयर कौन से हैं, उसमें आप कोशिश करते हैं कोई ऐसा मैं कोई पेनिट्रेशन स्पेस ढूंढूं कि यार मैं इस मार्केट में पेनिट्रेट कर पाऊँ। इट कैन बी प्राइसिंग, बट आई ऑलवेज से द वर्स्ट थिंग अ बिजनेस कैन डू इज टू फाइट ऑन प्राइसेस। सही है, लोग नॉर्मली पहला यही पॉइंट उठाते हैं कि मैं सस्ता करके बेच दूंगा। सही है, तो प्राइसिंग कैन बी वन ऑफ द एलिमेंट इफ यू वांट टू यूज, बट दैट इज नॉट समथिंग आई वुड रिकमेंड। आप मार्केट को पूरी स्टडी करेंगे, ब्रांड्स कौन से हैं, किस प्राइस पॉइंट पे हैं, किस कमीशन मार्जिन पे काम कर रहे हैं, किसकी पैकेजिंग कैसी है, किसकी ब्रांडिंग कैसी है। आप जब उस इंडस्ट्री को घोल के भी जाएंगे तो एनीथिंग यू वुड डू नाउ वुड बी साउंड एंड सेंसिबल। उसके बाद आप रिसर्च करेंगे जो जो पेनिट्रेशन स्पेस मुझे दिखे इस इंडस्ट्री में, ये सारी चीज़ें कि ये ब्रांड अच्छा है लेकिन इसमें लैक करता है, ये इसमें लैक करता है। तो जिस जिस ब्रांड की जो जो लैकनेस है उसको आप लाएं, टेबल पे रखें, फिर प्रोडक्ट लेवल रिसर्च करें कि भाई प्रोडक्ट कौन सी बिकेगी, किस तरह की होगी। सही है, वो यूजेबिलिटी उसकी है नहीं है, एक्सेप्टेबिलिटी है नहीं है, पैसे किस पैसों पे होनी चाहिए। ये करने के बाद अच्छा मैन्युफैक्चरर ढूंढें और उसको बताएं कि मैं ये बनाना चाहता हूँ। उसमें कोशिश ये करें कि ये ना हो कि बिल्कुल ही आपने किसी मैन्युफैक्चरर को बोला जो सबके लिए बनाते हो, नई पैकेजिंग मेरी है, इस पर बना के दे दो। थोड़ा सा उसमें कोई अपना एलिमेंट रखें जो थोड़ा सा एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट हो। बहुत बड़ी यूएसपी नहीं बन पाएगा जाहिर है, क्योंकि जो लोग काम कर रहे हैं 1-2 अरब रुपए का काम कर रहे हैं, तो उससे आप उसकी स्पेशलिटी है कि कॉस्मेटिक वो तभी कर रहा है इतना बड़ा काम, तो आप पूरी स्पेशलिटी नहीं ला सकते, लेकिन आप रिसर्च करके एक अच्छा प्रोडक्ट बनाएं। इसके बाद अच्छे प्रोडक्ट को जितने आपके क्रेडिबल तरीन जगह हैं, जैसे कॉस्मेटिक बन रहा है, स्किन केयर बनता है, तो इनमें जो गवर्नमेंट बॉडीज इन्वॉल्व हो रही हैं, जो सर्टिफिकेशन इन्वॉल्व हो रही है, उनकी तरफ जाएं। वो इंडोर्समेंट है, वो देखिए वो सर्टिफिकेशन को एज ए इंडोर्समेंट यूज़ करें कि भाई ड्रैप रजिस्टर्ड है, ये रजिस्टर्ड है, देखो ISO सर्टिफाइड प्रोसेस है मेरे, वो बनाएं। इसके बाद उसको तोड़ के फॉरेन वेबसाइट बनाएं, कंटेंट प्लान बनाएं कि मेरा कंटेंट दिखेगा किस तरह, जो आपकी पैकेजिंग भी है वो आपके कंटेंट से सिंक्रोनाइज होनी चाहिए। और एक चीज़ मैं ब्रांड से नॉर्मली पूछता हूँ, जो पहली दफ़ा मेरे पास आ रहे होते हैं ना ब्रांड, तो मैं कहता हूँ बड़े होकर एज अ ब्रांड बनना क्या चाहते हैं, एंड दे आर ब्लैंक ऑन इट। आपको ये सोचना है कि यार मैं बनना क्या चाहता हूँ, किस स्टैचर का ब्रांड बनना चाहता हूँ, कौन से ऐसे ब्रांड्स हैं जिनको मैं फॉलो करके उनकी जगह लेना चाहता हूँ। और उसमें सबसे अच्छी चीज़ होती है ग्लोबल केस स्टडीज़। मुझसे आप पूछे टेलीमार्ट के पीछे कौन सी 4 केस स्टडीज़ है, 3 केस स्टडीज़, मैं आपको ब्रांड के नाम दूंगा कि भाई GOD डोंग है, रिलायंस डिजिटल है और क्रोमा है। मैं ये बनना चाहता हूँ पाकिस्तान का, UK में करीज है, मैं वैसा बनना चाहता हूँ पाकिस्तान में। तो आप वो चीज़ें बना के अपने आप को स्ट्रैटेजिकली अलाइन करें। उसके बाद जाके आप सेल ओरिएंटेड चीज़ें सोचें, कौन सी चीज़ कैसे बिकेगी, उसका कंटेंट किस तरह होना चाहिए जो मेरे जो ब्रांड वैल्यू से सिंक्रोनाइज्ड हो, और फिर किस तरह पुश हो। चाहे वो आपके इन्फ्लुएंसर्स हों, चाहे वो सारी चीज़ें हों। इन्फ्लुएंसर मेरे पास बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर जो मेरे दोस्त हैं, मैंने आज तक उनसे काम नहीं कराया।
उन्होंने मुझे शिकायत भी की, यार मुझसे काम नहीं कराता है, मैं सबसे कराता है। तो मैं कहता हूँ तुम मेरे ब्रांड के साथ रेजोनेट ही नहीं कर रहे, तुम्हारी ब्रांड इमेज बिल्कुल मासिस की है, मैं प्रीमियम चीज़ें बेच रहा हूँ, मैं हम दोनों साथ एक पॉइंट भी नहीं हो सकता, हमारी दोस्ती आ रही है, हम साथ बैठ के चाय पियेंगे, खाना खाएंगे, हम ये नहीं कर पाएंगे। तो वो आप कभी भी ये नहीं कर सकते कि यार मैंने ये चीज़ सस्ते में मिल रही थी तो ये करवा लिया। तो ये ब्रांड इज अ स्टोरी, प्लस ब्रांड स्टोरी होनी चाहिए। मैं आई मीट ब्रांड्स जो 8-8 साल से चल रहे हैं, उनके पास ब्रांड स्टोरी नहीं है। क्यों बनाया, क्या सोच के बनाया, ब्रांड स्टोरी आज बैठ के बनाए, सही है। फिर ऐसे प्रोफेशनल्स भी हैं जो आपको ब्रांड स्टोरी पूरी गाइडेंस के साथ बना के रेडी करके देंगे, क्योंकि देखिए एंड पे स्टोरी सेल आउट होती है। एक चीज़ एज अ एंटरप्रेन्योर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटरप्रेन्योर की सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है कि वो अच्छा सेल्समैन होना चाहिए, उसको बेचना आना चाहिए, चाहे वो खुद को बेच रहा है, ब्रांड को बेच रहा है, प्रोडक्ट को बेच रहा है, उसको बेचना आना चाहिए। अगर आपको बेचना नहीं आता, आप लर्न नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल चीज़ है। आप एक को फाउंडर या ऐसे टीम बनाएं जिनको बेचना आता हो, ताकि आपको पता हो आप अपने ब्रांड को रिप्रेजेंट करते हैं। हर चीज़, अब जो ब्रांड आपने बनाया है ना, वो आपकी पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट करना चाहिए, सही है। ये नहीं हो सकता कि आप कुछ भी दिख रहे हैं, आप प्रीमियम ब्रांड बना दिए हैं, लेकिन आपने 2 पट्टी वाली चप्पल पहन के आप घूम रहे हैं, बाटा वाली, सही है। अब ये नहीं कर सकते, अब आपने उस चीज़ को कैरी करना है। तो ब्रांड एक पूरा प्रोसेस का नाम है। ये जो बिजनेस बना रहे हैं, जो आपने कॉस्मेटिक बोला, पूरा प्रोसेस का नाम है। इफ इन केस आप एक आदमी हैं और एक कॉस्मेटिक ब्रांड बना रहे हैं, यू नीड अ वुमन टू रिप्रेजेंट यू बैडली नीड अ वुमन, सही है। इट कैन बी एन इन्फ्लुएंसर, इट कैन बी समवन हु इज पार्ट ऑफ योर टीम, लेकिन आपको कोई लड़की चाहिए ताकि आप दिखाएं कि मैं औरतों को समझता हूँ, सही है। वरना आज भी तो हम इसी में लैग कर रहे हैं, हमसे औरतें समझ में नहीं आ रही हमें, सही है। तो आपको औरतें समझने के लिए औरत का होना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें पार्ट हैं, इसको इस तरह तोड़ें अगर, और आप एंड में सेल्स की तरफ ड्राइव करें, जैसे आपने बोला भाई रिटेल पे नहीं जा सकता हर बंदा, और रिटेल कैपिटल इंटेंसिव भी है, क्योंकि इनिशियली आप नया ब्रांड बन के जाएंगे तो आपने उसको माल रखवाना है, वो पैसे नहीं देगा, बोलेगा बेच के दूंगा पैसे, सही है। लेकिन क्या यूं अगर एज अ ब्रांड आप एक चीज़ सोचा करें, मेरे वेयर हाउस में पड़ी इन्वेंट्री ज़्यादा अच्छी है कि किसी रिटेल स्टोर पे जहाँ पे बिक सकती है। अगर आप इस तरह सोचना शुरू करेंगे ना, अपने इलाके के आसपास किसी रिटेल स्टोर पे रख दें, वहाँ तो पड़ी है ना, आप रिटर्न तो कभी भी उठा सकते हैं। अगर आपके पास यहाँ खत्म हो जाए, वहाँ से उठा लीजिएगा, लेकिन जब तक वेयर हाउस में पड़ी, उससे अच्छा है वहाँ पड़ी हो, वो बेचने की एफर्ट ही कर लेगा, और 4 पीस उसने बेच भी दिए तो नए कस्टमर, क्योंकि इनिशियली तो आपकी सोच यही है कस्टमर के हाथ में मेरा, देखिए ये सारी चीज़ें किस चीज़ के लिए हैं कि कस्टमर के हाथ में मेरा प्रोडक्ट चला जाए। फिर डिफाइन करेगा आपका प्रोडक्ट कि क्या वो मेरा रिकरिंग कस्टमर बनेगा या ये वन ऑफ सेल थी। अगर वन ऑफ सेल थी तो आप कभी भी बड़े नहीं हो सकते, एक गिमिकी ब्रांड बन के रह जाएंगे कि जहाँ पे वन ऑफ बेच के गायब हो जाते हैं लोग। सही, ज़बरदस्त, बहुत माशाल्लाह मज़े की बातें आपकी, और मैंने बड़ा ही इन्जॉय किया, बहुत लर्न किया। मुझे उम्मीद है कि हमारी ऑडियंस ने देखा होगा, लर्न किया होगा। आप दोस्त यहाँ पे ना कमेंट कीजिए कि नीचे कि आपके जहन में और क्या सवालात थे। आप यकीन जानिएगा, मैंने इस कैमरे से हट के भी बार बार दरख्वास्त की अहमद भाई से कि मैं इनसे मज़ीद मिलना चाहता हूँ कई बार। वजह यह है, मैं इनसे सीखना चाहता हूँ, क्योंकि सीखने का अमल आपका पूरी ज़िंदगी चलता रहता है। या तो आप लोगों के तजर्बे से सीखते हैं, या फिर आप कीन ऑब्जर्वर बन के अपनी ऑब्जर्वेशन से। ऑब्जर्वेशन बहुत टाइम लेती है और शायद हम समझ भी ना सकें, लेकिन किसी और के तजर्बे से सीखना कितना अच्छा है। तो मुझे तो आज बहुत मज़ा आया, आपको भी इंशाल्लाह मज़ा आया होगा। और बताइएगा कि क्या कुछ और सवालात आपके ज़हन में हैं जो आइंदा हम कर सकें। मैं इंशाल्लाह दरख्वास्त करूँगा जब भी अहमद भाई आएँ, अगर और क्वेश्चंस हों तो हम यहाँ पे करें, ताकि आप दोस्त सीखें। बस ख्वाहिश ये है, आप कुछ बिज़नेस का आगाज़ कीजिए। मैंने एक वीडियो में कहा था, फेसबुक के टाइम पे पाकिस्तानी लोगों को गरीब रह जाना, अब ये इनकी गलती है, क्योंकि मार्केटिंग का ऐसा सोर्स दस्तियाब है आजकल, सोशल मीडिया या बाकी सब कुछ, कि आप बड़ी ऑडियंस तक अच्छे माकूल से बजट में पहुंच सकते हैं। तो क्यों नहीं बेचते? बेचिए। इंशाल्लाह मिलेंगे बहुत जल्द नए गेस्ट के साथ किसी नए मौजू पे जो होगा बिजनेस के मुतल्लिक़। ठीक है, हम दोनों मिलके सीखेंगे। अल्लाह हाफिज़।